बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अब्दुल रहीम था। उसकी पहली पत्नी का इंतकाल हो चुका था। उसकी 2 मासूम बेटियां थीं जो उसके सहारे जी रही थीं। हालात की मजबूरी की वजह से अब्दुल रहीम ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद वह अपनी नई पत्नी के भरोसे दोनों बेटियों को छोड़कर व्यापार के लिए शहर चला गया। 3 साल गुजर गए। आज वही दिन था जब अब्दुल रहीम अपने गांव लौट रहा था। घर के अंदर सौतेली माँ ने दोनों लड़कियों को अपने सामने बुलाया। उसने सख्त आवाज में कहा, ध्यान से सुनो और जो मैं कह रही हूँ उसे अच्छी तरह समझ लो। आज तुम्हारे पिता घर लौट रहे हैं। उनके आने से पहले घर का सारा काम पूरा होना चाहिए। अगर कोई भी काम अधूरा रहा तो तुम दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर मेरे पास शिकायत करने मत आना। तुम दोनों मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानती हो। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने डर के मारे अपने सिर झुका लिए। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, हम सारे काम कर देंगे, लेकिन हमारी एक विनती है, आज हमें मत मारना और खाने के लिए कुछ दे देना। कल से हमने सिर्फ सूखी रोटी खाई है। सौतेली माँ ने गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, तुम्हें आज शाम खाना मिलेगा, लेकिन याद रखना अपने पिता से इस बारे में एक शब्द भी मत कहना। अगर तुमने कुछ बताया तो मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं रहने दूंगी। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। उसी समय बाहर से गाड़ी की आवाज आई। सौतेली माँ जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। 3 साल बाद अब्दुल रहीम अपने घर लौट आया था। उसने पूछा, तुम कैसी हो और मेरी बेटियां कैसी हैं? वे दिखाई क्यों नहीं दे रही? सौतेली माँ ने नाखुशी से कहा, अभी घर पहुंचे हो और आते ही तुम्हें अपनी बेटियों की याद आ गई। मेरे बारे में तो तुम कभी पूछते ही नहीं। मैं दिन रात घर के कामों में लगी रहती हूँ। सौतेली माँ ने नाराज होकर कहा कि इस घर में मेरी हालत ऐसी है जैसे मैं कोई नौकरानी हूं। मेरा भी तो इस घर में पति है। लेकिन जैसे ही वह अंदर आते हैं तो सबसे पहले अपनी बेटियों के बारे में पूछने लगते हैं। मेरी हालत कितनी खराब हो गई है यह कोई नहीं देखता। अब्दुल रहीम ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जब वे इसी घर में रहती हैं तो उनका हाल पूछना तो स्वाभाविक है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वह ताने भरे स्वर में बोली कि हाँ, मुझे सब पता है, छोड़ो इन बातों को। तुम्हारी बेटियां दिन भर घर से बाहर खेलती रहती हैं और उनकी जुबान भी बहुत तेज हो गई है। तुम्हारी बड़ी बेटी तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती, बहुत बदतमीज हो गई है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? यह सुनकर अब्दुल रहीम का चेहरा बदल गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए गुस्से में कहा कि क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो गई हैं। यह सब उन्होंने कहां से सीखा? इस घर में आखिर चल क्या रहा है? आज मैं उनसे खुद बात करूंगा और सच्चाई जानूंगा। मैं ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सौतेली माँ ने कहा कि हाँ, तुम खुद ही पूछ लेना। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूं तो वे झूठ बोलती हैं। मुझे समझ नहीं आता इन्हें झूठ बोलने की आदत कहां से लगी। और अब तो मैं तुमसे यह भी छिपा नहीं सकती कि इन्होंने घर से चीजें चुराना भी शुरू कर दिया है। अब्दुल रहीम वहीं रुक गया और हैरानी से बोला कि चोरी? मैं क्या सुन रहा हूं? मैंने अपनी बेटियों को तुम्हारी देखभाल में छोड़ा था। वह बोली कि वे मुझे अपनी मां नहीं मानती। जब मैं उनसे पूछती हूं कि कहां जाती हो तो जवाब तक नहीं देती। और जब तुम पूछोगे तो वे यही कहेंगी कि मैं झूठ बोल रही हूं। अगर मैं उन्हें डांटती हूं या सजा देती हूं ताकि वे सुधर जाएं तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली मां जुल्म कर रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब्दुल रहीम ने गुस्से में हाथ हिलाते हुए कहा कि बस, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जो भी होगा मैं खुद देखूंगा। तुम उन्हें आने दो। उधर जंगल में दोनों बहनें अपनी 2 गायों को चरा रही थीं। बड़ी बहन ने कहा कि सफिया, बहुत देर हो गई है, हमें अब घर लौटना चाहिए। पिता जरूर आ चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। मैंने मां से कहा था कि आज हमें जंगल मत भेजो, लेकिन वह हमारी बात कभी नहीं सुनती। छोटी बहन सफिया ने चिंता भरी आवाज में पूछा कि दीदी, क्या अब्बा भी हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे सौतेली माँ करती हैं? बड़ी बहन ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा मत सोचो। वह हमारी सौतेली माँ है, लेकिन हमारे पिता हमारे अपने हैं। तुम बेकार की चिंता मत करो। सफिया ने धीरे से कहा कि हाँ, यह बात सही है, लेकिन मैंने सुना है कि जब माँ नहीं रहती और पिता दूसरी शादी कर लेते हैं तो कभी कभी वे भी बदल जाते हैं। बड़ी बहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मुझ पर भरोसा करो। आज जब पिता हमें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि छोटी बहन सफिया अपनी बड़ी बहन से ज्यादा समझदार थी।
और हालात को बेहतर समझ रही थी। दोनों अपनी गायों को लेकर घर की तरफ चल पड़ी और उधर घर में अब्दुल रहीम बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और गुस्से में कह रहा था कि उन्हें आने दो, आज मैं खुद सच्चाई जानकर रहूंगा। अब्दुल रहीम गुस्से में कह रहा था कि वे दोनों जहां भी जाती हैं घर की इज्जत खराब करती हैं। अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। आज जब वे लौटेंगी तो मैं सब साफ कर दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आज के बाद इस घर में न लापरवाही चलेगी और न ही अव्यवस्था। उसी समय दोनों बहनें अपनी गायों के साथ घर पहुंची। जैसे ही अब्दुल रहीम ने उन्हें देखा, वह गुस्से से चिल्लाया कि तुम दोनों कहाँ थीं? 3 साल बाद आज मैं घर लौटा हूं और तुम घर पर मौजूद भी नहीं थीं। क्या यही परवरिश सीखी है तुमने? पिता घर आए और तुम्हें खबर तक नहीं। अब बहुत हो चुका है, आज तुम्हारे हर व्यवहार का हिसाब होगा। बड़ी बेटी डरते हुए बोली कि अब्बा, हम जंगल में गाय चराने गए थे और हमें माँ ने ही भेजा था। हम बिना कहे कभी घर से बाहर नहीं जाते। अगर आपको यकीन नहीं तो माँ से पूछ लीजिए कि उन्होंने ही हमें भेजा था। सौतेली माँ तुरंत बोल उठी कि देखो इन दोनों का झूठ। मैंने पहले ही बताया था कि घर के पास ही काफी घास है, लेकिन ये बिना वजह गाय को लेकर जंगल चली गई। इन दिनों तो मैं ही रोज गाय चराने जाती हूँ। आज ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए उसे जंगल ले गई ताकि मुझे गलत साबित कर सके। छोटी बेटी सफिया रोते हुए बोली कि अब्बा, माँ झूठ बोल रही हैं। हम कभी भी उनकी इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं गए। आप उनसे सच पूछिए, हम पर गलत इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? अब्दुल रहीम ने सख्ती से हाथ उठाकर कहा कि बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। फैसला मैं खुद करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में जाओ और सुबह तैयार रहना। कल मैं अपनी बेटियों को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और फिर हम तुम्हारी बुआ के घर भी जाएंगे। क्या यह बात तय रही? यह सुनकर दोनों बहनों की आंखें खुशी से चमक उठीं और वे बोलीं कि सच में अब्बा, आप कितने अच्छे हैं। हम सुबह का इंतजार करेंगी। और वे दोनों बहुत खुश होकर अगले दिन का इंतजार करने लगीं। उधर सौतेली माँ चिंतित होकर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि लगता है मेरे पति को अब मुझ पर शक होने लगा है। अगर वे बेटियों को अपने साथ ले गए और सच जान लिया तो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे सुबह से पहले कुछ करना होगा। चिंता के कारण वह पूरी रात सो नहीं सकी और तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहे। उसे डर था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी चालें खुल जाएंगी। सुबह होते ही दोनों बहनें जल्दी उठकर तैयार हो गईं और अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गईं, जबकि सौतेली माँ रात भर जागने की वजह से गहरी नींद में सोती रह गई और उसे यह भी पता नहीं चला कि कब उसका पति अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल गया। अब्दुल रहीम अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर घर से निकल गया। तब दोनों ने खुशी से कहा कि अब्बा, हम तैयार हैं। हम बुआ के घर जाने से पहले माँ को बता दें। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी माँ अभी सो रही है और उसे जगाना ठीक नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ नए कपड़े भी लाया हूँ। अगर तुम बुआ के घर कुछ दिन रुकोगी तो उनकी जरूरत पड़ेगी। बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि अब्बा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप भी हमारे साथ बुआ के घर रुकेंगे ना? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दिन वहीं रहूंगा। अब ज्यादा बातें मत करो। अगर देर हो गई तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तीनों घर से निकल पड़े और चलते चलते गांव से काफी दूर निकल गए। फिर उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। ये देखकर आयशा घबराकर बोली कि अब्बा, हम किस तरफ जा रहे हैं? बुआ का घर तो इस दिशा में नहीं है। हम घर से बहुत दूर आ गए हैं और मुझे डर लग रहा है। हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल रहीम ने कठोर स्वर में कहा कि कैसी बात करती हो? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम दोनों यहीं थोड़ी देर रुक जाओ। उसने चारों तरफ देखा और कहा कि देखो, यहाँ कितनी झाड़ियां हैं और उन पर कितने फल लगे हुए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ। तुम दोनों आगे जाओ और मेरे लिए कुछ फल तोड़ कर लाओ। जब तक मैं खुद आवाज न दूं तब तक रुकना मत। समझ गई? सफिया ने चिंता से कहा कि अब्बा, शाम होने वाली है। अगर हम ज्यादा देर यहाँ रुक गए तो अंधेरा हो जाएगा और हम जंगल में रास्ता भटक सकते हैं। उसने जवाब दिया कि नहीं, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम दोनों जाओ और फल तोड़ो। मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब मैं बुलाऊं तो तुरंत वापस आ जाना। पिता की बात मानकर दोनों बहनें आगे बढ़ गईं और फल तोड़ने लगीं। लेकिन सफिया के दिल में हल्का सा शक पैदा हो गया था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा।
और चुपचाप अपनी बड़ी बहन के साथ चलती रही। उधर जैसे ही दोनों बेटियां थोड़ी दूर पहुंची, अब्दुल रहीम ने पीछे मुड़कर देखा और अब्दुल रहीम के हाथ में जो लाठी थी उसने उसे जमीन में गाड़ दिया और अपनी टोपी उस पर रख दी। फिर इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है, ये बंदर मेरी जगह काम कर देगा, बस इसे थोड़ा लालच देना होगा और इसका पसंदीदा फल केला ही है। उसने बंदर को अपनी टोपी के पास बैठाया और उसे केले खिलाने लगा। फिर चुपचाप वहां से लौटकर घर की तरफ चल पड़ा और बंदर केले खाते हुए ऊंची आवाज में पुकारने लगा कि फल तोड़ते रहो बेटियों, पिता यहीं खड़े हैं, फल तोड़ते रहो बेटियों, पिता यहीं खड़े हैं। आयशा ने कहा कि सुनो सफिया, यह तो अब्बा की आवाज लग रही है, वह कह रहे हैं कि फल तोड़ते रहो, जब तक वह बुलाए नहीं हमें रुकना नहीं चाहिए, चलो हम तोड़ते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक फल तोड़ती रहीं और बंदर उसी तरह आवाज लगाता रहा। लेकिन जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो उसके हाथ से छिलका नीचे गिर गया और वह अचानक चुप हो गया। आवाज बंद होते ही दोनों बहनों को अजीब सा लगा। आयशा ने कहा कि सफिया, अब्बा की आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद वह हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब उनके पास चलते हैं, बहुत देर हो गई है। सफिया ने भी घबरा कर कहा कि हाँ, सचमुच देर हो गई है और रात होने वाली है, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां उनके पिता पेड़ के नीचे बैठे थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिता की जगह एक बंदर बैठा है और वह वही शब्द दोहरा रहा है कि फल तोड़ते रहो बेटियों, पिता यहीं खड़े हैं। यह देखकर सफिया की आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपती आवाज में कहा कि दीदी, अब सब समझ में आ गया। अब्बा हमें इस दूर जंगल में अकेला छोड़कर चले गए हैं, अब हम क्या करेंगे? इस घने जंगल में कहां जाएंगे? आयशा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि सफिया, मुझे पहले से थोड़ा शक था, लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही अपना सहारा बनना होगा। चलो किसी जगह की तलाश करें जहां हम आज की रात बिता सकें। कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसे देखकर आयशा हैरान हो गई और बोली कि देखो सफिया, यहाँ एक चूल्हा भी है, लगता है कोई यहाँ रहता है, क्यों ना हम अंदर जाकर देखें। सफिया ने डरते हुए कहा कि बिना पूछे अंदर जाना ठीक नहीं है, कहीं हम किसी और मुसीबत में न फंस जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयशा ने कहा कि क्या हम पूरी रात इस घने जंगल में भटकते रहेंगे? मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर हमें कोई छत मिल जाए तो रात कट सकती है, हो सकता है यहाँ हमें कोई रास्ता मिल जाए, और अगर हम यहीं बाहर रहे तो जंगली जानवरों का खतरा भी हो सकता है। सफिया ने हिम्मत जुटाकर कहा कि तुम ठीक कह रही हो, डर तो बहुत है लेकिन थोड़ा जोखिम उठाना ही होगा, नहीं तो हम सारी रात इस अंधेरे जंगल में भटकते रहेंगे। चलो साहस करके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। आखिर दोनों बहनों ने हिम्मत की और झोपड़ी के अंदर चली गईं। और जब वे भीतर पहुंची तो दोनों बहनों ने देखा कि झोपड़ी में कोई नहीं है। इससे उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने वहीं रात बिताई। सुबह का इंतजार करती रहीं। समय बीतता गया। दोनों जंगल के फलों को खाती और जो फल बचता उसे बाजार में बेच देती और जो पैसे मिलते उन्हें अपनी जरूरत का सामान खरीदने में इस्तेमाल करती। रात होने पर वे वापस अपनी झोपड़ी लौट आती और इसी तरह उनका जीवन चलता रहा। सालों की तेजी से बीतती गई और दोनों बहनें बड़ी हो गईं। अब वे जवान लड़कियों में बदल चुकी थीं और बेहद खूबसूरत थीं, जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन सफिया ने अपनी बहन से कहा कि आज मैं जंगल में और दूर जाऊंगी, ताजे फल लाऊंगी ताकि बाजार में उन्हें अच्छे दाम मिल सकें। तब तक तुम घर में खाना तैयार रखो। क्या ठीक है बहन? आयशा ने कहा कि पर सफिया, मुझे भी आज बाजार जाना था और घर की जरूरत का सामान खरीदना था। कल मैंने कुछ फल तोड़े थे और अगर आज उन्हें नहीं बेचेंगे तो खराब हो जाएंगे, इसीलिए आज बाजार जाना जरूरी है। सफिया की आंखों में चिंता के भाव उभर आए और उसने कहा कि बहन, कभी कभी मैं सोचती हूं कि इस दुनिया में मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर मैं घर लौटूं और तुम्हें न पाऊं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती रहती हूं और बहुत डरी रहती हूं कि कहीं तुम्हें खो न दूं। आयशा ने प्यार से कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे पास भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहां जाऊं? और अगर कभी मुझे दूर जाना पड़ा भी
तो मैं तुम्हें पहले जरूर बताऊंगी, वादा करती हूँ। फिर आयशा ने थोड़ी सोचकर कहा कि अगर कभी ऐसा हुआ, जो शायद कभी नहीं होगा, कि मैं तुम्हें बता ना पाऊं और कहीं चली जाऊं, तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशान छोड़ दूंगी जो तुम्हें मेरा पता बताएगा। लेकिन वह निशान क्या होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब समय बहुत हो गया था। आयशा ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ और तुम अगले दिन के लिए फल इकट्ठा करो। ऐसा कहकर आयशा बाजार की तरफ चल पड़ी और सफिया घर के काम में व्यस्त हो गई। आयशा इतनी सुंदर थी कि जब वह बाजार जाती तो अपने चेहरे को शॉल से ढक लेती ताकि रास्ते में किसी की नजर उस पर न पड़े। इसी बीच संयोग से उस दिन राज्य का राजा भी जंगल में शिकार करने आया हुआ था और वह जंगल में घूम रहा था। राजा सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अचानक एक खरगोश पर पड़ी और उसने कहा कि हे मंत्री, हम सुबह से शिकार की तलाश में निकले हैं और भूख से मरते मरते हैं। यह शिकार हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मंत्री ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, निश्चिंत रहें, मैं आज यह खरगोश पकड़ लूंगा और आप खुद देखेंगे। फिर मंत्री ने तीर चलाना शुरू किया और कई प्रयासों के बाद आखिरकार तीर खरगोश को लगा। राजा ने खुशी से कहा कि अच्छा किया मंत्री, आपने कमाल कर दिया, अंत में यह खरगोश पकड़ लिया। जल्दी इसे पकड़ो और पकाने की तैयारी करो, मैं यहाँ पेड़ के नीचे इंतजार करूंगा। मंत्री ने कहा कि सुनो और मानो महाराज, मैं अभी पकाने की तैयारी करता हूं। फिर वह खरगोश लेकर जंगल में आग की तलाश करने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अजीब है, जंगल में आग कैसे मिलेगी, यह खरगोश कैसे पकाऊं। तभी उसने देखा कि पास में एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा है और वह चकित होकर बोला कि अजीब, वहां एक बहुत सुंदर लड़की खाना बना रही है, क्यों ना मैं यही खरगोश यहां पकाऊं। लेकिन वह यहां अकेली क्या कर रही है, क्या वह यहीं रहती है, मैं जाकर पूछता हूं। आयशा ने तुरंत मुड़कर कड़ा स्वर में कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और चुपचाप मेरी ओर क्यों देख रहे हो। एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें काट डालूंगी। यह धमकी नहीं बल्कि चेतावनी है, इसे याद रखो। मंत्री ने कहा कि समझो, मेरी बात गलत नहीं थी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। मैंने खरगोश पकड़ा और उसे पकाने के लिए आग की जरूरत थी, इसलिए यहां आया। आयशा ने कहा कि ठीक है, खाना पकाओ, लेकिन काम खत्म होते ही तुरंत चले जाना। आयशा इतनी सुंदर थी कि मंत्री जब खरगोश को चूल्हे पर रखकर पकाने लगा तो उसका ध्यान पूरी तरह आयशा की सुंदरता पर चला गया और वह खरगोश को जलने दे दिया। खरगोश जलकर कोयला बन गया और मंत्री को इसका एहसास तक नहीं हुआ। आयशा ने गुस्से में कहा कि देखो, पूरा खरगोश जल गया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। यह जला हुआ खरगोश लो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। मंत्री हैरान होकर बोला कि हे भगवान, अब अगर राजा को पता चला तो वह मुझे आज ही मार देगा। आयशा ने कड़ा स्वर में कहा कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यह खरगोश जानबूझकर जलाया ताकि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं और तुम रुको, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुरंत निकल जाओ वरना मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। मंत्री डर के मारे कांपने लगा और बाहर चला गया। उधर राजा खरगोश के लिए इंतजार कर रहा था और भूख से परेशान था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा कि मंत्री, क्या तुम एक खरगोश पकाने गए या 10? तुम कहां देर कर रहे हो और इतना समय क्यों लगा? मुझे बहुत भूख लगी है, तुरंत बताओ कि खरगोश कहां है। मंत्री घुटनों के बल झुककर बोला कि महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें, यह मेरी गलती नहीं थी, यह सब अनजाने में हुआ। वह लड़की बहुत सुंदर थी कि। मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने आपको यह नहीं बताया कि मैंने जो देखा वह बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया और मैंने सब कुछ भूल गया, यहां तक कि खरगोश भी। राजा ने कठोर स्वर में पूछा कि यह सुंदर लड़की कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ, और खरगोश कहाँ है। मंत्री ने कहा कि महाराज, वह झोपड़ी में रहती है, अगर आप उसे देखें तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ खरगोश ही नहीं, पूरी दुनिया। मैं आपको वहां ले चलता हूं और आप खुद देखेंगे कि क्यों मैंने सब कुछ भूल दिया। राजा ने कहा कि क्या हमारी रानी दुनिया की सबसे सुंदर महिला है और आप कहते हो कि एक लड़की ने तुम्हें इतना भुला दिया। चलो मैं भी देखूं ये क्या सुंदरता है। फिर राजा और मंत्री दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। आयशा वहां बैठकर खाना बना रही थी। जैसे ही उसकी नजर राजा पर पड़ी, वह अपना आपा खो बैठा। उसने जीवन में इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। मंत्री ने कहा कि महाराज, क्या आपने देखा? मैंने कहा था कि इससे पहले आप इतनी सुंदरता नहीं देखेंगे।
क्या हम इसे तीसरी रानी बना लें? राजा ने कहा कि नहीं मंत्री, ऐसा करना उचित नहीं है कि इतनी सुंदर लड़की को इस तरह से ले जाएं। हमारी रानी को शाही हौज में ले जाएंगे। चलो अभी, कल हम हौज लेकर आएंगे। इस तरह राजा और मंत्री वहां से चले गए और आयशा को पता भी नहीं चला कि कोई आया था। अगली सुबह दोनों बहनें बैठकर बातें कर रही थीं। आयशा ने सफिया से कहा कि कल एक आदमी आया था जो खरगोश लेकर आया था। वह इतना साधारण था कि उसका ध्यान भटक गया और पूरा खरगोश जल गया। शायद उसने वह जलता हुआ खरगोश खा लिया और चला गया। सफिया ने कहा कि बहन, सच में अच्छा। सुनो, आज मैं जंगल में जाऊंगी फल तोड़ने। शाम से पहले लौट आऊंगी। झोपड़ी का दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना और किसी को भी अंदर ना आने देना। सफिया चली गई और आयशा झोपड़ी में अकेली रह गई। कुछ ही समय बाद आयशा ने घोड़े की नालों की आवाज सुनी। बाहर गई और देखा कि उसका शाही स्वागत पहुंच चुका है। उसे समझ में आ गया कि सब कुछ क्या हुआ। तभी मंत्री उसके पास आया और बोला कि मैं राजा असद खान का मंत्री हूं। हमारे राज्य का राजा तुम्हारे विवाह के लिए इच्छुक है। क्या तुम इस विवाह को स्वीकार करती हो? आयशा को यकीन नहीं हुआ। उस लड़की को पिता ने जंगल में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे राजा के साथ शादी करनी थी। उसने तुरंत कहा कि हाँ, मैं इस विवाह को स्वीकार करती हूँ। फिर आयशा झोपड़ी में गई। सरसों के बीज लेकर रास्ते में बिखेर दिए ताकि निशान बने और सफिया उन्हें देख सके। आयशा झोपड़ी छोड़कर चली गई और कुछ समय बाद सफिया लौट आई, लेकिन झोपड़ी में किसी को नहीं देखा। उसने अपनी बहन को हर जगह खोजा, लेकिन आयशा जा चुकी थी। सफिया रोते हुए बोली कि बहन, तुम कहाँ गई? मुझे डर था कि ऐसा होगा। आखिर तुम मुझे अकेली छोड़कर चली गई। 2 दिन बीत गए। आयशा शाही महल की भव्यता में थी, जबकि सफिया ने 2 दिन तक उसका इंतजार किया। रात में भारी बारिश हुई, लेकिन सुबह के साथ दृश्य बदल गया। सफिया ने देखा कि सरसों के पौधों से बना लंबा रास्ता दिखाई दिया। उसने समझा कि आयशा ने उसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि रास्ता छोड़कर संकेत दिया ताकि वह उसे ढूंढ सके। सफिया ने हाथ उठाकर कहा कि हे भगवान, मेरी बहन मुझसे मिल जाए। फिर सफिया उस सरसों के फूलों के रास्ते पर चल पड़ी और लंबा सफर तय करके शाही महल पहुंच गई। महल के द्वार पर उसे शानदार स्वागत मिला। फूलों का रास्ता महल तक पहुंचा था। आयशा ने देखा कि उसकी बहन आ गई है और खुशी से उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर आयशा ने अपनी बहन का विवाह मंत्री के साथ करवा दिया। उसके बाद दोनों बहनें शाही महल में खुशहाल जीवन जीने लगीं। वे दोनों बहनें, जिन्हें कभी जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था और लोग उन्हें कुछ भी नहीं मानते थे, अब महल में राजकुमारियों के रूप में रहने लगीं।